नमस्कार साथियों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने घर पे रह रहे होंगे। चलिए, हम कहाँ चल रहे थे? आज समय ज्यादा हो गया क्या? अच्छा, चलिए। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए हम बात करते हैं। मैं देख लेता हूँ प्रॉपर वॉइस आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही, चला जल्दी से बताइए। हाँ हाँ, मैं पूछ लूँ उनको, बच्चों को। मैं एक बार चेक कर लूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। सर जी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है यहाँ तो। चलिए, जो कल हमने क्या पढ़ाया था उससे आगे चलते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है जहां तक मैं इस पे देख पा रहा हूं। सब ठीक चल रहा है। ठीक है। देखिए, तो जो कल हमने पढ़ लिया था उस पे अब आज चर्चा नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो आप देख लेना। यानी जो कल मैंने जो लास्ट में आपको बताया था वो क्या बताया था? परफेक्ट नंबर के बारे में बताया था। इनको कहा था मैंने परिपूर्ण संख्या। ये क्या कहा था? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या तो मैंने आपसे कहा था कि कोई ऐसी संख्या जिसके सभी फैक्टरों का योग उस संख्या से दोगुना हो। यानी किसी संख्या के सभी फैक्टरों का योग उस संख्या से दोगुना हो, या इसके बारे में कहा था कि संख्या के सभी फैक्टरों का योग उस संख्या को छोड़कर, जैसे मैंने कहा एक 6 लिया था, तो दो तरीके से मैंने कहा था 6 के फैक्टर 1 2 3, और ये क्या होते हैं? 6। तो एक तो कहा था कि इनका योग कितना है? 12। इनका योग 12 है, अगर इनको आप जोड़ देते हैं तो 12 है, तो यानी दी गई संख्या से दोगुना है। एक तो ये डेफिनेशन होती है। दूसरी, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा छोटा कर लें तो इसके फैक्टर 1 2 3, और ये क्या है? उस संख्या वाले फैक्टर को छोड़ दें तो ये 6 के बराबर होती है। तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना था? चलो देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है इवन और ऑड नंबर्स। देखिए, इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हों। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। यानी अगर हम कहें इवन नंबर क्या होते हैं, तो आपसे कहा है द मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स, या वी कैन से दैट द नंबर्स which are exactly divisible by 2 called even number, for the number that are not divisible by 2 called odd numbers। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमसे कहता है कि कोई, देखिए बैकग्राउंड चेंज करके देखें कोई अंतर आता है क्या। देखिए, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उनको हम कहते हैं, देखिए ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उन्हें हम क्या कह देते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। जो दो से पूरी तरह डिविजिबल होती हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। और जो संख्याएं दो से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, उनको कहते हैं ऑड नंबर। यानी इवन का मतलब क्या हो गया? तो यहां आप कह सकते हैं कि ये अगर मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास इवन यानी सम, और ये ऑड यानी क्या हो गया? ये विषम, यानी विषम संख्या। तो ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह डिविजिबल है, दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहेंगे विषम संख्याएं। जो दो से डिवाइड हो जाती हैं वो सम संख्याएं, और जो दो से डिवाइड नहीं होती है वो विषम संख्याएं। ठीक है ना। जो दो से विभाजित हो जाती हैं वो इवन नंबर,
और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो ऑड नंबर। अगर हम कहें, देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इवन नंबर के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए, अगर मैंने कहा कि इवन नंबर्स यानी इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होगा? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और आगे जा सकते हैं, यानी सम संख्या। सम संख्या क्या होगी? तो 2, 4, 6, 8 और ये 10। और अगर आपसे कहता है कि ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्याएं क्या होंगी? तो विषम संख्याएं हम कह सकते हैं कि विषम संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं के लिए हम कहेंगे क्या? 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 और ये क्या हो गया? 9, 11 और आगे भी जा सकते हैं। ठीक है ना? ये समझ लें, क्योंकि जब किसी और चैप्टर को पढ़ा रहे होते हैं तो फिर आप इन छोटी छोटी चीजों को पूछते हैं, तो अभी आप इन चीजों को अच्छे से समझ लें। ठीक है ना? देखिए, तो आपसे कहा है कि इवन नंबर, अब इसमें क्या क्या कुछ परेशानियां क्या क्या हैं उनको जान लो कि इसमें क्या क्या है, जहां आप फंसेंगे, जहां कंफ्यूजन हो जाता है आपको, वो क्या क्या है। जैसे मैंने कहा इवन है, तो अगर आपसे कोई कहता है, पहले तो आपने कहा कि ये 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? सब इवन नंबर्स हैं। ठीक है ना? अब आपने कहा जीरो क्या है? तो इवन नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो संख्या 2 से कट जाए। तो आपने कहा ये 2 है, तो इसको 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है एक बार। अगर ये 4 है, इसको 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है कितने बार? ये 2 बार। ये 6 है, इसको 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है 3 बार। ठीक है ना? यानी अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास संख्या है कि अगर आपने ये लिखा हुआ 6 को 2 से भाग दिया, तो 6 से 2 को भाग दिया तो कितना आ जाता है? 3 दूने 6 और ये आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का गुणनफल, यानी क्या किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर, 6 के बराबर तो आ रहा है। तो इस तरीके से जो 0 है वो क्या है? जो 0 है वो क्या है? तो आप जान लेना कि 0 इज एन इवन नंबर। 0 इज एन इवन नंबर, यानी जो शून्य है, क्यों है इस पे और चर्चा करेंगे। जो शून्य है, शून्य एक सम संख्या है। शून्य एक सम पूर्णांक संख्या है। सम पूर्णांक संख्या है। शून्य एक सम पूर्णांक संख्या है। 0 इज एन इवन इंटीजर। कैसा है ये? इवन इंटीजर है। शून्य कैसा है? इवन इंटीजर है। क्योंकि आप देखेंगे कि शून्य किससे डिवाइड हो जाता है? तो शून्य 2 से डिवाइड होगा तो कितने बार डिवाइड होगा? 0 बार। तो आपने कहा शून्य तो हर संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे तो शून्य 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे तो आप कहें कि जो शून्य है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, शून्य है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, शून्य है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाने दो, हो जाने तो, अगर होता है तो होता है तो हो जाने दो। हमें तो केवल और केवल ये देखना है कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो यानी इसलिए हमने क्या है कि 0 को कहां रखा है? तो 0 को हमने रखा है इवन नंबर्स की कैटेगरी में। इनको कहां रखा है? इवन नंबर्स की कैटेगरी में रखा है। बाकी कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये 0 पूर्णांक, ये 0 है वो इवन ही क्यों है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने देखा कि जो इवन नंबर्स हैं, अब आपने कहा कि सबसे छोटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर बता दो, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर कह दें कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? इवन नंबर पूछ लिया आपसे। अगर आपसे पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, तो आप देखेंगे कि अगर आपसे कोई कहेगा 0 कह सकता है, कोई कहेगा 2 हो सकता है, कोई कहेगा -2 भी तो हो सकता है।
तो फिर -4 भी हो सकता है, तो -6 भी हो सकता है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी हम ये कहें कि थोड़ा सा क्या बताया नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि स्मॉलेस्ट, अगर मैं आपसे कहता हूं स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर, स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर, यानी अगर आपसे कहता है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, सम और पूर्ण संख्या, तो भैया आप जानते हैं अब बताया जा सकता है। अब बताया जा सकता है क्योंकि ये होल नंबर का मतलब क्या है, ये जो होल नंबर थे उसको मैंने क्या कहा था, ये जो पूर्ण संख्याएं थी उनको कहा था 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे। तो आपने कहा कि 0 से छोटा तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर, तो आप कह देंगे 0। अगर आपसे कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, इवन नंबर, तो आप बता सकते हैं, आपने कहा है कि ये क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा और धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या, तो आप कह सकते हैं कितनी हो जाएगी, 2। क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो मैंने क्या बताया था आपको कल, कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है कि इनमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 2। तो अगर आपसे कोई स्मॉलेस्ट, अगर इवन नंबर पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, तो बताना थोड़ा मुश्किल है, या हम ये कहें कि नहीं बताया जा सकता। ठीक है ना। देखिए, तो अगर हम कहें कि सबसे छोटी सम संख्या पूछें तो हम नहीं बता सकते, सबसे छोटी सम संख्या पूछें तो हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं कहूं सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, 0। सबसे छोटी पॉजिटिव इवन नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, 2। और आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वही क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या। तो अगर इसकी जगह ये भी लिख के आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और जो समय, तो वो भी, उसका भी उत्तर क्या आएगा, 2। लेकिन अगर केवल और केवल आपसे पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या, तो अब आप यहां नहीं बता सकते कि क्या होगी। लेकिन अगर वो कह देता है, इसमें होल लगा देता है, तो सबसे छोटी 0 हो जाएगी। अगर इसमें पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल लगा देता है तो 2 हो जाएगी। आशा मैं ऐसी करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप बताएं, किसी भी तरह का अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बताएं इस पे। अब देखिए, इसी तरीके से अगर मैंने कहा ऑड नंबर्स, देखिए ऑड नंबर्स, अगर हम ऑड नंबर्स की बात करेंगे, ये विषम संख्याओं की बात करें कि विषम संख्या, अगर हम विषम संख्याओं की अगर बात करें, विषम संख्या की, तो अगर इसको हम कहते हैं 1, इसको क्या कहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये आगे चली गई। लेकिन अगर इसमें भी अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या या सबसे बड़ी विषम संख्या, तो नहीं बताई जा सकती। ना तो सबसे छोटा इवन नंबर बताया जा सकता है, और ना ही सबसे छोटा इवन, और ना ही सबसे बड़ा इवन। इसी तरीके से ना ही सबसे छोटी, आपने कहा ये आ तो रही है 1, तो अगर ये 1 है तो फिर -1 भी तो इससे छोटी होगी। अगर कोई कहता है -1, तो इससे छोटा कितना आएगा, -3 भी होगा, इससे छोटा -5 भी होगा। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से इवन में जो चक्कर हैं, वही चक्कर यहां भी है, वही परेशानियां यहां भी है कि ना तो इवन नंबर बताया जा सकता है। अगर आप सबसे छोटा इवन नंबर कहें तो हम नहीं कह सकते, और सबसे छोटा ऑड नंबर कहें तब भी हम नहीं बता सकते। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर्स। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ, यानी इवन और ऑड की प्रॉपर्टी, इवन एंड
ऑड प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ऑड। यह क्या है? सम और विषम। ये क्या है? सम और विषम की, सम और विषम। भैया अगर आप इसमें देखें कि आपने कोई संख्या ले ली, ये आपके लिए काफी जरूरी चीजें हैं। आगे आगे हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये चीजें काफी मायने रखेंगी, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। जैसे मैंने कहा कि एक सम संख्या इवन और प्लस इवन को जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 और ये 6 को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है? 10। इसका मतलब इवन और इवन को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट क्या आ गया? इवन आ गया। अब मैंने इवन को कई बार सम लिख दिया, इवन को कई बार सम लिख दिया, तो अब आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि इवन प्लस इवन बराबर क्या होगा? इवन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या हो गया कि इवन और प्लस ऑड, ये लिख दिया मैंने क्या कि अगर मैंने आपसे पहली प्रॉपर्टी मैंने ये बता दी कि ये, दूसरी प्रॉपर्टी बताई मैंने क्या है कि ये इवन और प्लस ऑड बराबर क्या होगा, तो आपने कहा ये 4 ले लिया और ये 3 ले लिया, तो कितना आ गया? 7। इसका मतलब अपना जो परिणाम आया है वो क्या आ गया? ऑड। अगर भैया मैंने आपसे कह दिया कि एक ऑड को जोड़ दिया और एक ऑड को जोड़ दिया, तो ऑड और प्लस ऑड, तो अगर ऑड और ऑड को 2 बार जोड़ देते हैं, तो मैंने कहा 3 और 5 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 8। तो ये आ जाता है हमारे पास कितना? तो इसको कहेंगे हम कि ये आ जाता है इवन। ये क्या आ जाता है? इवन। ये अगर मैं योग की, अगर आपको 3 प्रॉपर्टी कहूं कि इसमें योग में 3 प्रॉपर्टियां हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने कहा सम और सम संख्या को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा सम आता है, सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, और अगर ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? यही बातें अगर हम ये कहें कि अगर ये तो हमने योग की होगी। अब मैंने कहा कि अगर माइनस की बात करूं, तो आपने कहा इवन और माइनस इवन, तो इवन माइनस इवन की अगर आप बात करते हैं कि इवन माइनस इवन की बात करते हैं तो वो इवन ही आएगा। आपने कहा कैसे आएगा? जैसे ये 6 और माइनस के 4 तो कितना आएगा? 2। आपने कहा नहीं मैं तो 16 और 14 करूंगा तो 2 आ जाएगा। आपने कहा नहीं मैं तो क्या है कि इसको ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो इसको क्या करूंगा, ये इसको 24 लिखूंगा और इसको 12 लिखूंगा, तब भी ये कितना आ जाएगा? 12। यानी इवन माइनस इवन बराबर इवन आएगा। फिर आपने कहा कि इवन माइनस ऑड करें या ऑड माइनस इवन करें, तो आपने कहा इवन कितना है तो मैंने 12 कह दिया, ऑड कितना है तो मैंने 3 कह दिया। या आपने कहा मैं तो 7 कहूंगा, मैं थोड़ा सा उल्टा चलता हूं, तो ये लो। तो ये क्या आया है हमारे पास? ऑड। नंबर सिस्टम की पीडीएफ मिल जाएगी आपको जैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद। ठीक है ना? तो अगर आप यहां कहेंगे तो ये भी क्या आ गया हमारे पास? ऑड, विषम आ गया। अगर मैं कहूं कि ऑड और ऑड का माइनस करूं, ऑड और ऑड का माइनस करूं, ऑड और माइनस ऑड, यानी ये मैंने कह दिया 11, ये क्या कह दिया मैंने आपसे? 11, और ये कह दिया माइनस के 3, तो ये आ जाएगा 8। तो ये क्या आ गया? ये भी आ गया हमारे पास इवन। तो आपने कहा कि जो हमारे पास यहां चल रहा था प्लस में इवन और इवन का प्लस सम है, तो यहां भी सम और सम का डिफरेंस भी सम है। इवन और ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड आता है, घटाते हैं तब भी ऑड आता है। ऑड और ऑड को जोड़ते हैं तो इवन आता है, ऑड और को घटाते हैं तब भी इवन ही आता है। तो ये तो हमने इनके क्या है कि प्लस की चीजें देख ली कि अगर इनका प्लस माइनस करते हैं तो इवन इवन यही हो जाता है। अगर मैं इसमें कहता कि अगर इनका गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, अगर इनका गुणा करते हैं, देखिए अगर इनका गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई, अगर इनका गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो इवन और इंटू ऑड, इवन और इंटू ऑड करें, अगर इवन इंटू ऑड करें तो क्या आएगा? तो आपने कहा ये कह दिया इवन का मतलब मैंने कह दिया ये 4 और ये कह दिया 3, तो कितना आ गया? 12। इसका मतलब इवन आया। अगर मैं आपसे कहूं कि इवन और इवन का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 6 है, तो कितना आएगा? 24। यानी ये भी क्या आ गया? इवन। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये ऑड और इंटू ऑड करें, ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करें, जैसे आपने कहा एग्जांपल के लिए 3 गुना 5 कितना आया? 15, तो ये भी ऑड आएगा। ये चीजें हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है
कि इवन और ऑड का मल्टीप्लाई क्या आता है, हमेशा इवन आता है। इवन और इवन का मल्टीप्लाई तो इवन आएगा ही, लेकिन ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई क्या आता है, ऑड। ये चीजें हैं, जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे, तो उनमें ये बहुत बेसिक चीजें अभी आपको लग रही हैं कि ये चीजें कोई बताने लायक हैं, लेकिन आपको जैसा लगे वैसा लगे, ठीक है ना, आपको जैसा लगता है वैसा लगे, लेकिन मेरा काम है आपको बिल्कुल जीरो से लेके और आगे तक ले जाना, ठीक है ना। अब आपने कहा कि अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें ये जीरो का क्लियर नहीं हो रहा है कि आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि जीरो है, तो आप जानते हैं कि जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है और ये 8 है और ये कितना है, 10 है, तो भैया आपने देखा कि सभी में अंतर कितने का है, 2 का है। सभी में अंतर कितने का है, 2 का है। यानी 2-2 बढ़ने से 2-2 बढ़ा दें या 2-2 घटा दें, इन सभी में 2-2-2 और 2 इंक्लूड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। यानी किसी संख्या, किसी सम संख्या में 2 जोड़ दें तो सम आती है, फिर 2 जोड़ दें तो सम आती है, फिर सम, यानी सम संख्या में 2 जोड़ने से सम आती है। तो अगर मैंने कहा हमारे पास ये लिखा हुआ है 24, 24 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18, 18 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे, 24 में से 2 गया तो कितना आएगा, 22, फिर 2 गया तो 20, फिर 2 गया तो 18, फिर 2 गया तो 16। तो जिस तरीके से हम कहें 2 जोड़ने पे, उसी तरीके से हम कहें कि 2 घटाने पर भी क्या आता है। तो सम संख्याओं में 2 जोड़ दें तब भी सम आती है और घटा दें तब भी सम आती है। इसी तरीके से आप कहेंगे कि विषमों में भी यही होता है कि अगर किसी भी विषम संख्या में, किसी भी ऑड नंबर में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। यानी हम कहें इवन और प्लस 2, इवन और प्लस इवन को मैंने कहा था कि इवन प्लस इवन बराबर, मैंने कहा था इवन, अभी अभी कहा था, या मैं कह दूं कि इवन और प्लस 2 कर दें तो इवन मिलेगा, और मैंने कहा ऑड प्लस 2 कर दें तो ये ऑड प्लस 2 मिलेगा ऑड, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था ये ऑड और ये इवन। तो यहां देखिए ये लिखा हुआ है ये ऑड और ये इवन, तो ये ऑड और इवन का योग कितना आ रहा है, ऑड, तो वही तो यहां आया है, वही तो यहां आया है। तो जब हमारे पास ये, मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो मान लीजिए 8 में से 2 कम किया तो कितना आ जाएगा, 6। फिर मैंने कहा कि 6 में से भी 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 4। 4 में से भी 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2 में से भी 2 कम कर देंगे तो क्या आएगा, 0। 0 में से भी 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा, -2। तो ये 0 कहां आ गया, ये जो सीरीज बन रही है वो इवन की सीरीज है। ये जो सीरीज बन रही है वो किसकी है, इवन नंबर की। तो इवन नंबर की सीरीज में क्या आ गया, तो इवन नंबर की सीरीज में जो आया है वो क्या आ गया, इवन नंबर की सीरीज में हमारे पास कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो इसलिए मैंने कह दिया कि जो हमारा 0 है वो कैसा है, 0 इज एन इवन नंबर, यानी जो 0 है वो हमारा सम संख्या माना जाता है, ठीक है ना, सम संख्या माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा दिखाते रहा करो बच्चों को। देखिए इसके बाद देखें आगे, इसको देखिए। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, अब हमने कहा फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब होता है भिन्न। देखिए फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शंस यानी क्या हो गया, ये भिन्न। फ्रैक्शंस का मतलब हो गया भिन्न। अब फ्रैक्शंस शो अ पार्ट ऑफ ए होल, होल कैन बी ए रीजन और अ कलेक्शन। यानी जो फ्रैक्शन होता है वो क्या दर्शाता है, यानी किसी जो एक संख्या है उसके एक हिस्से को बताता है, यानी एक पूर्ण संख्या, यानी एक पूरा जो भी बजट है उसके किसी टुकड़े को बताता है। या हम ये कहें अ फ्रैक्शन इज ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर बोथ आर नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या बताता है, जो फ्रैक्शन है वो क्या बताता है आपको, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न। जैसे मैंने कहा कि आपको घर से 10 रुपए दिए गए, 10 नहीं है, जमाना बदल गया है, आपको 100 रुपए दिए गए, किसके लिए, तो 100 रुपए लिए गए आपको सब्जी लाने के लिए। तो आप 100 रुपए की सब्जी लेने के लिए जाते हैं और उसमें से आपने क्या किया कि सब्जी लाते हैं तो 10 रुपए आपने अपनी जेब खर्च के लिए बचा लिए।
तो आपने कहा घर वालों ने आपको कितना पैसा दिया था, तो होल ये रहा, इसको हम कहेंगे जो टोटल पैसा दिया गया था उसको मैंने क्या कह दिया, होल। और आपने बचा कितना लिया उसमें से 10, तो हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 1/10, यानी ये हमारा फ्रैक्शन है। यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ होल, यानी किसी का एक हिस्सा, चाहे वो क्षेत्र हो सकता है, यानी कोई एरिया हो सकता है, वो कोई कलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, वो आपका पैसा हो सकता है, यानी पार्ट ऑफ होल, ठीक है ना, पार्ट ऑफ होल। ये जो इसमें कहा गया है कि ये क्या होता है, यानी हम कहें फ्रैक्शन सो पार्ट ऑफ ए होल, होल कैन बी ए रीजन, यानी क्षेत्र हो सकता है, और कोई कलेक्शन हो सकता है, पैसे का कलेक्शन होता है, ताकत का कलेक्शन हो सकता है, जो भी हो। अब फिर आपसे कहा है कि फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न, यानी फ्रैक्शन को हम भिन्न को क्या कहते हैं, तो ये जो भिन्न होता है हमारा जो फ्रैक्शन होता है, देखिए ये जो फ्रैक्शन है इससे हम क्या कहते हैं, भिन्न। तो भिन्न का मतलब हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, ये भिन्न हमारे पास a अपॉन क्या है, b, a अपॉन b। अब a अपॉन b है तो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम कहते हैं अंश। अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं हम हर, ठीक है ना, हर, यानी इसको कह देते हैं डिनोमिनेटर, इसको कह देते हैं डिनोमिनेटर। और आपसे कहा है कि ये अगर कोई संख्या a अपॉन बी के फॉर्म में लिखी जाए और a और b को हम क्या कहते हैं, a कॉमा b आर नेचुरल नंबर, a कॉमा b आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। a और b कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं, a और b कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने क्या कह दिया कि फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन हमारे पास कैसे हो गए, तो फ्रैक्शन हो गए ये जो लिखा हुआ है a अपॉन बी, और a अपॉन बी का मतलब क्या हो गया, a अपॉन बी ये ऊपर वाली संख्या है उसको हम कहते हैं अंश या न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली संख्या है उसे हम क्या कहेंगे, हर या डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं देखता हूं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो अगर इसके टाइप्स पे जाता हूं मैं, तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के प्रकार। क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन या टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार के बारे में अगर हम जानते हैं कि भिन्नों के प्रकार को अगर आप देखें तो ये क्या होते हैं, तो मैंने सबसे पहले कहा इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 2/5, ये लिखा हुआ है 3/5, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 4/5, ये लिखा हुआ है 1/5। तो आप देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर समान होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनके क्या होते हैं, हर समान होते हैं, उनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनके जैसे ये लिखा हुआ है 2/5, ये लिखा हुआ है 3/7, ये लिखा हुआ है हमारे पास 7/9, 8/9। तो ये सभी कैसे हैं, इनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, अलग अलग। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके क्या है कि जो हर हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनके हर कैसे हो, समान हो, उनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना, इनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और ऐसे जिनके क्या है कि डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर यानी ये समान होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शन। ये व्यापम में जो एग्जाम होते हैं उनमें ये छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। आगे अभी क्या है कि मैंने आपको पहले दिन बताया था, बाद में भी अभी भी बता रहा हूं कि मैं जो आपको चीजें पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, और आपको जब मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा तो आपको ये भी बता दूंगा कि ये जीरो से हैं और ये कहां तक जा सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन पेशेंस के साथ आपको देखना होगा। तो जिनको लगता है
कि मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूं आपकी, तो वो देखें, बाकी जिसको नहीं लगता है वो नहीं देखे। देखिए, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ये लाइक अनलाइक फ्रैक्शन बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो अब आपसे कहा है लाइक फ्रैक्शन, और ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन, यानी जिनके हर समान हो वो लाइक फ्रैक्शन हो गई, और जिनके हर अलग अलग हो उनको अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। देखिए, ये हो गए। इसके बाद अगर मैं देखूं कि इसके बाद होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ये छोटी छोटी बातें कहीं भी व्यापम में पूछी जा सकती हैं। व्यापम में यानी पीवी के जो एग्जाम होता है, प्रॉपर का मतलब होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न यानी ऐसा, जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास उचित भिन्न का मतलब, जैसे ये फ्रैक्शन क्या है, a अपॉन बी, और मैंने कहा जहां वेयर ये जो क्या है a लेस देन बी, यानी जब हमारा क्या हो जाएगा, अगर a लेस देन बी है, अगर a लेस देन बी है, तो अगर मैं यहां ये क्या है वेयर, जहां a लेस देन बी है, जहां a लेस देन बी है, तो a लेस देन बी है, अगर मैं यहां पूरे में b से अगर डिवाइड कर देता हूं तो ये a अपॉन बी, और ये लेस देन कितना आएगा, एक। तो यहां से ये पता चला हमें कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उनका हर है वो बड़ा होता है, इनका जो हर है वो अंश से बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया ऐसी संख्या जिनका हर बड़ा होता है, हर अंश से बड़ा होगा तो हर बड़ा है अंश से। तो अब हम कहेंगे कि इन फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो एक से कम होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की नोट करने का समय दे दिया करें थोड़ा प्लीज। बेटा ये यूट्यूब पर क्लास है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, ये यूट्यूब पर क्लास चल रही है तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, अलग से समय देने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। यहां अगर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं तो यहां हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस कर लें, ठीक है ना। आप बाद में भी देख सकते हैं, कई बार बैठ जा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उचित भिन्न है, उसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर से बड़ा होता है। अगर आपने कहा कि ये अगर बड़ा दिख रहा है कि ये a और ये ग्रेटर देन b है, अगर मैंने कहा यहां भी मैंने b से डिवाइड कर दिया, यहां से b से डिवाइड कर दिया, तो ये और ये कितना हो जाता है, 1। तो ये आ जाएगा a अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी वो एक से छोटी आएगी। इसका मतलब मैं कह देता हूं कि ये हमारा क्या हो गया, तो हम यहां कह सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू है वो कितनी आएगी, एक से कम आएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब मैंने कहा कि इसी में इफ, अगर मैंने कहा a बराबर क्या हो जाए, 1, अगर a बराबर 1 हो जाता है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी, ठीक है ना, 1 अपॉन बी। तो इसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, इसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई, इकाई भिन्न क्या होती है, इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न का मतलब क्या है बेटा, तो इकाई भिन्न का मतलब है कि ऐसा कोई प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें क्या है, ऐसा कोई प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर है, जो हमारे अंश की वैल्यू क्या हो जाए, एक। इकाई भिन्न का मतलब होता है ऐसी भिन्न जिसमें अंश की वैल्यू क्या हो, एक। अब मैं बात करता हूं इसमें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है विषम भिन्न, विषम भिन्न, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास विषम भिन्न। तो अगर विषम भिन्न की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या आएगा, तो यहां हम कहेंगे ये a अपॉन बी, और हम कह सकते हैं कि वेयर जहां a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है, तो मैंने कहा ये a और ग्रेटर देन क्या है, b। अगर मैंने यहां b से डिवाइड कर दिया, यहां भी b से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा, 1। तो a अपॉन b और ग्रेटर देन क्या हो गया, 1। तो हम कह सकते हैं कि जहां हम कह रहे थे जो सम भिन्नता उसकी वैल्यू एक से कम थी, ये देखो यहां क्या है कि इसकी वैल्यू एक से कम है,
और यहां आप देख रहे हैं कि जो सम भिन्न, ये जो विषम भिन्न हो गई, उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। क्या? हाँ हाँ, कम कर लो, छोड़। देखिए, अगर आप कहें कि ये हमारे पास क्या है, तो ये मैंने कह दिया प्रॉपर हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये मेरे पास लिखे भी है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो यहां मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है या बाद में लिखना है अच्छे से, तो लिख भी सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रैक्शंस के बारे में बता दिया था कि ये क्या है, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। ठीक है। यहां इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास आ गया था लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन के बारे में मैंने क्या कहा था, देखिए, अभी अभी मैंने कहा था कि ये लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या था। तो लाइक फ्रैक्शन के बारे में मैं कह रहा था जिनके डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो। अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में कह रहा था जिनके डिनोमिनेटर कैसे हो, डिफरेंट हो। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमारे जो डिनोमिनेटर है, यानी हर, डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, हर। हर कैसे हो, समान। और यहां जो हर हैं वो कैसे हैं, यहां हर कैसे हैं, डिफरेंट। आगे की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए, देखिए, इसके बाद मैंने बताया था आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है। इसलिए बच्चे कहे नहीं हमें हिंदी में, हमें इंग्लिश में। तो ये डेफिनेशन थोड़ी आपको याद करनी है, आपको चीजें समझनी है ना। तो डेफिनेशन कहीं आनी है लिखने के लिए, ठीक है, तो आपको रटनी भी नहीं है। आपको चीजें केवल और केवल समझना है, वो अच्छे से समझना है। तो आपसे कहा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉल देन द डिनोमिनेटर। ठीक है। तो आपने देखा कि देखिए, यहां पे भी क्या है कि यहां पे भी हमारा बी ज्यादा है, यहां भी बी ज्यादा है। फिर मैंने कहा यूनिट फ्रैक्शन, तो आपसे कहा था कि जिसका क्या हो जाए, न्यूमरेटर क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसको मैं कह देता हूं यूनिट फ्रैक्शन। ये चीजें मैंने आपको बता दी, पहले ही समझा दी। ठीक है ना। फिर हम आ गए थे कहां, देखिए, इसके बाद आ गए थे हम किस पे, तो इसके बाद हम आ गए थे कहां, ये आ गए थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच, जो हमारा न्यूमरेटर है, इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यानी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो आप देख रहे हैं कि यहां ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी क्या है, ये 2 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, और ये 12 से बड़ा है। अब इसके बाद में हमारे पास आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी अ फ्रैक्शन कंबाइंस अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। तो इसको अगर मैं कहूं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखिए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है मिश्रित भिन्न। ये क्या होता है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कह दिया, ये लिखा हुआ है 1/1/2, 1/1/2। तो यहां ये जो कहता है हमसे मिश्रित भिन्न का मतलब होता है अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कंबाइंस अ होल नंबर। यानी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या है, कंबाइन ऑफ ए होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। यानी जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो किस किस का है, तो किस किस का भाग है। तो मैंने आपको बताया कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिश्रित होता है, उसमें एक तो क्या होता है, होल नंबर, और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन। दोनों मिले होते हैं, दोनों मिले होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है कि ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो यानी कॉम्बिनेशन है। जो मिश्रित है, जो मिश्रित भिन्न है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन है होल नंबर का और फ्रैक्शन का। ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा लिखा हुआ है कि ये मिश्रित भिन्न है, तो अगर आप इसको कैसे, 2 × 1 2 और +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस कितना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 सही 1/2 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 3/2। तो यहां अगर ये कहेंगे तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। हाँ या ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और ये क्या था हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है मिक्स्ड, और यहां अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ये तो हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर। ये क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर।
ये हमारे पास इम्प्रॉपर है 3/2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 सही 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास मिक्स्ड। कुल मिलाकर ये है कहने का मतलब कि जो हमारी मिश्रित भिन्न है उसको हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं, और जो विषम भिन्न है उसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है ना। जो हमारे पास मिश्रित भिन्न है उसे हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं, और जो विषम है उसे मिश्रित में बदल सकते हैं। यानी इन दोनों को एक दूसरे में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को एक दूसरे में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आगे हमें क्या देखना है। इन सारे चीजों पे हम क्वेश्चंस करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। देखिए कुछ कोई डाउट आ रहा है बच्चों का कुछ? देखिए तो हमने कहा कि इसमें हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी पढ़ लिया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप देखिए ये चीजें मैं आपको सारी डिस्कस कर चुका हूं। इफ a and b have common factor other than 1, then the fraction a upon b is said to be a is said read नहीं is said to be its simplest form और lowest form। कहने का मतलब ये है कि कोई भी भिन्न है, जैसे आपने कहा कोई भिन्न है, कैसे ये लिखा हुआ है 15 बटे और ये कितना है मान लीजिए 20, तो ये 15/20 है, तो ये अपने जो है ये लोएस्ट रूप में नहीं है, लघुत्तम रूप में नहीं है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सरलतम रूप में नहीं है। तो अगर किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लाना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लाना है तो इनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी इसके और इसके जो सबसे बड़ी संख्या, तो इन दोनों में 5 से भाग दे देंगे। तो इसमें 15 में 5 से भाग दे दिया तो ये कितना आ जाएगा, और ये मैंने कहा है 20 में भी 5 से भाग दे दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, और ये कितना आ जाएगा 4। यानी अगर ये भिन्न दिए है तो उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भिन्न है, ये भिन्न तो है लेकिन ये भिन्न का सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब ऊपर और नीचे केवल और केवल 1 कॉमन हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो, यानी एक ही फैक्टर कॉमन हो, वो क्या है 1। यानी कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाएगा अगर उनमें क्या हो कि उनका एचसीएफ 1 हो, यानी उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो। ठीक है ना। आगे देखिए, देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में, पढ़ेंगे कि डेसिमल क्या होते हैं। देखिए डेसिमल के बारे में जानते हैं कि डेसिमल हमारे पास क्या क्या है, इसको अच्छे से देख लें आप, फिर मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं। डेसिमल यानी दशमलव, तो दशमलव को हमने 2 भागों में बांट दिया। देखिए दशमलव को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो हमारे पास क्या है शांत दशमलव। शांत दशमलव कैसे दशमलव होते हैं, जैसे आपने कहा ये लिखा हुआ है हमारे पास 5/2, तो इसको मैं भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 2.5। इसका मतलब दशमलव ये क्या है, दशमलव का साइन है, तो ये दशमलव का साइन है, तो ये इसके एक स्थान बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर मैंने कह दिया कि ये 5/4 होता तो इसकी वैल्यू आती 1.25। अगर मैंने कहा कि ये हमारे पास होता 15/8 होता, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये 8 गुना 1 8, ठीक है ना, फिर कितना बचता 7, 8 गुना 8 64, फिर कितना बचता 6, 8 गुना 7 56, फिर कितना बचता 4, और 8 गुना 5 40। यानी कहने का मतलब ये है कि ये शांत दशमलव है, ये दशमलव के एक स्थान के बाद रुक गया, शांत हो गया, ये दशमलव के 2 स्थानों तक दौड़ा, और ये दशमलव के 3 स्थानों तक दौड़ा। कुछ ऐसे हो सकते हैं तो जो दशमलव के 4 स्थानों तक जाएं, 5 स्थानों तक जाएं, 6 स्थानों तक जाएं, और ये क्या है कि कहीं ना कहीं रुक जाएं। तो अगर ये शांत हो जाते हैं, थोड़े से दौड़े, ये 1 कदम दौड़ा शांत हो गया, फिर ये 2 कदम दौड़ा, ये 3 कदम दौड़ा, तो इस तरीके से शांत दशमलव का मतलब क्या है कि डिवाइड करने पर दशमलव के 1 स्थान के बाद, 2 स्थान के बाद, 3 स्थान के बाद, या 5 स्थान 10 स्थान के बाद रुक जाए,
यानी भाग देने पर हम ये कहें कि कभी ना कभी शेषफल शून्य आ जाए। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वैसी संख्याओं में हम कहेंगे शांत दशमलव पैदा होंगे। तो अगर इस तरीके का डिवीजन है तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। अब आपसे कहा ये तो हो गया शांत दशमलव, शांत। अब हम आएंगे इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो क्या हो गया, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी फाइनाइट यानी जिनको गिन सकते हैं, और टर्मिनेट यानी जो शांत हो जाते हैं। इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग यानी ऐसे दशमलव जो रुकते नहीं है, ऐसे दशमलव जो रुकते नहीं है। जैसे मैं कहूं आपको, देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा दिखे, बस इतना सा ख्वाब है। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं अब हटा देता हूं। अब मैंने आपसे कहा कि कुछ दशमलव कैसे होते हैं, तो कुछ दशमलव होते हैं अशांत। अशांत दशमलव कैसे कैसे होते हैं, तो अशांत दशमलवों को दो भागों में बांट दिया, दो कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी तो ये हो गई हमारे पास क्या है कि शांत हो जाए, ये क्या है, शांत और रिपीटिंग डेसिमल। तो इनको कहते हैं शांत, और कैसे हैं ये प्योर रिकरिंग डेसिमल, शांत और अशांत है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या है, अशांत, अशांत और आवर्ती दशमलव, अशांत और अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव कैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये अशांत आवर्ती दशमलव हैं, ये आपने कहा दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, जैसे मैं इसमें बताऊं कि जैसे मैंने लिख दिया, ये लिखा हुआ है हमारे पास 10/3। तो 10/3 का भाग देके देखेंगे तो 3 × 1 3, 3 × 3 9, फिर कितना बचेगा 1, 3 × 3 9, फिर कितना बचेगा 1। तो आप जीवन भर आप भाग देते रहें, और जब आप डिवाइड कर करके थक जाएं तो आपका जो बच्चा है वो भी जीवन भर डिवाइड करता रहे, तब भी ये क्या है, कभी भी खत्म नहीं होगा। मैंने कहा और क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, अशांत और आवर्ती दशमलव हो गया। अशांत और आवर्ती दशमलव हो गया क्योंकि ये अशांत है और आवर्ती है। अगर मैंने आपसे कहा कि जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, ये 1 और ये मैंने कह दिया 7। तो 1/7 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो 7 ये आएगा 0 और दशमलव। 7 × 1 7, फिर 3 बचेगा। 7 × 4 28, फिर 2 बचेगा। 7 दूने 14, तो फिर बचेगा 6। 7 × 8 56, फिर बचेगा 4। 7 × 5 35, फिर कितना बचेगा, तो 35, फिर 7 × 7 49, फिर बचेगा 1। 7 × 1 7, फिर बचेगा 3। 7 × 4 28। तो आपने कहा ये रिपीटिंग तो है, पहले आपने कितने स्थानों के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 स्थानों के बाद ये फिर रिपीट होगा, तो 2 8 5 7। तो ऐसे दशमलव ये फिर ऐसी तरीके से 2 8 5 7 ये इस तरीके से रिपीट होने लगेगा। यानी ये क्या है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहां ये एक अंक को रिपीट कर रहा था, और यहां ये 6 अंक का एक ग्रुप को रिपीट करेगा। तो ऐसे दशमलव जो क्या होते हैं, जो दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू कर देते हैं, ऐसे दशमलव जो दशमलव के तुरंत बाद, जैसे इसने तुरंत बाद 3 3 का रिपीटेशन कर दिया, इसने एक 6 6 के ग्रुप का रिपीटेशन कर दिया, तो इनको हम कह देते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। ये अशांत भी है, रुकने का नाम नहीं ले रहे, ना ये रुकने का नाम ले रहा है, ना ये रुकने का नाम ले रहा है, इसलिए हम इनको कहते हैं अशांत दशमलव है। ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं। इसमें 6 6 का ग्रुप रिपीट हो रहा है, इसमें 6 6 का ग्रुप रिपीट हो रहा है, और इसमें कितने का हो रहा है, 1 1 का। तो 1 1 का और रिपीट हो सकता है, 2 2 का रिपीट हो सकता है, 3 3 का रिपीट हो सकता है, 10 10 का रिपीट हो सकता है। ठीक है ना। और कुछ कैसे होते हैं, तो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ये देखिए, इसमें दो तरीके हो गए हमारे पास। जो अशांत है, ये मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसको मैंने दो भागों में बांट दिया। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को मैंने क्या दो भागों में बांट दिया था, किस किस में, एक तो हमारे पास क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल।
रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल यानी शुद्ध आवर्ती, शुद्ध, अभी मैंने बताया था क्या, शुद्ध बिल्कुल प्योर, शुद्ध अशांत, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। यानी आप इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते थे कि 1/3 को लिख दिया या 10/3 को लिख दिया तो 3.33333 ये आया। फिर आपने कहा कि ये 1/7 लिखा था तो ये कितना आया था, 1/4 ये आया था हमारे पास 0.142857, शायद यही आया था, शायद यही आया था, 14285 आया था और ये इसी का रिपीट कर रहा था बार बार। फिर हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, रिकरिंग डेसिमल इसका मतलब होता है मिश्रित, इसका मतलब क्या होता है, मिश्रित। ये तो शुद्ध था और ये मिश्रित हो गया। इसका मतलब जैसे मैंने लिख दिया, ये लिखा हुआ है हमारे पास 5/6, कितना लिखा हुआ है ये 5 और बटे 6। इसको देखेंगे तो आपने कहा दशमलव लग गया, 5 गुना 8 40, ठीक है, ये 6 गुना 8 48, कितना बचेगा 2। फिर ये आ गया तो 6 गुना 3 18, फिर 2 बचेगा, 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18। तो आपने कहा कि दशमलव का ये स्थान है और रिपीटेशन कहां से है, यहां से। तो जब दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन हो जाए, दशमलव का ये स्थान था और इसके तुरंत बाद रिपीटेशन हो गया, दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन हो, दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन हो 14287, 14287, तो जब तुरंत रिपीटेशन होता है दशमलव के बाद तो उसको कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एमपी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। बाकी भी जहां जहां क्वेश्चन आए होंगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, पहले मैं आपको एक बार चीजों को धीरे धीरे बता दूं। तो आपने कहा इसमें क्या है कि इसमें ये जो रिपीट हुआ है, इसमें जो रिपीट हुआ है वो एक स्थान छोड़ने के बाद हुआ है, पहले ये 8 रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं मिश्रित। तो यही आपने यहां देखा है कि ये लिखे हुए हैं, यहां हमारे पास लिखा हुआ है 6.6। इसके एग्जाम्पल्स में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसके एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 0.6 का बार, इसका मतलब होता है 0.66666, आगे चला जाएगा। ये लिखा हुआ हमारे पास 0.16 का बार, यानी हम कह सकते हैं 0.161616 और ये आगे चला गया। ये लिखा हुआ 0.123 का बार, इसका मतलब आ जाएगा 0.123 123 123, यानी ये सभी कैसे हैं, दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन है। ये 1 अंक का रिपीटेशन है, ये 2 अंकों का रिपीटेशन है, ये 3 अंकों का रिपीटेशन है, आगे 4 अंकों का भी रिपीटेशन हो सकता है। तो ऐसे दशमलव जिनमें दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन हो जाता है उनको प्योर रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और जिनमें तुरंत रिपीटेशन नहीं होता, जैसे इसके एग्जांपल को अगर मैं बताऊं कि इसके एग्जांपल जैसे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, 2.16 का बार, तो इसको लिखने का तरीका हो सकता है कैसे, इसको आप लिखेंगे 2.1666, इस तरीके से इसको लिखते जाएंगे और आगे भी लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ हमारे पास 0.35 का बार है ये, तो इसको लिखने का तरीका है 0.5555, यानी जिस पे बार है वो उसका रिपीटेशन है। तो आपने कहा कि यहां दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन नहीं है, तुरंत बाद तो क्या है 1, और 1 का रिपीटेशन नहीं, एक स्थान के बाद है। यहां भी आप देख रहे हैं दशमलव के बाद तुरंत 3 है, इसका रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन कितना है 5 का। तो अगर दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन है तो वो हमारे पास प्योर रिकरिंग डेसिमल है। और अगर दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन नहीं होता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। आगे देखिए, हो गया ना। अब हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, इसको देख लेते हैं हम। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये क्या है, इनको भी देख लो कि ये क्या होते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये रहे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसके बारे में जानते हैं।
देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये जो डेसिमल होते हैं ये बनाते हैं इरेशनल नंबर्स को, बनाते हैं इरेशनल नंबर्स को, यानी अपरिमेय संख्याएं। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊंगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी ये दशमलव ऐसे हैं, जैसे आपने कहा कि ये √3 की वैल्यू देखी हमने, तो अगर आप √3 की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हैं, ये इसमें दिख रही होगी क्या √3 की वैल्यू, ये वैल्यू इसमें दिख रही होगी। तो आप देखिए मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूं, ठीक है, मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूं कि √3 की वैल्यू दिख रही है या नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो जैसे मैंने कहा कि पाई की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू क्या है, तो देखिए ये कितना लिखा हुआ है, यानी यहां मैं थोड़ा सा पाई की वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूं, जैसे हमने यहां 22/7 को लिख दूं, मैं यहां कहीं 22/7 को लिख दूं इसी में। अगर 22/7 की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा, तो 7 गुना 3 21, फिर कितना बचेगा 1, 7 गुना 3 21, तो 7 गुना 1 7, फिर बचेगा 3, 7 गुना 4 28, फिर बचेगा 2, 7, ये आ गया 7 गुना 3 21, फिर बचेगा हमारे पास 1, 7 गुना 1 7, फिर 3, 7 गुना 4 28, 2, 7 दूने 14, फिर बचेगा 6, और 7 गुना 8 56, फिर 4, 7 गुना 5 35, फिर कितना आएगा 5, 7 गुना 7 49, फिर 1। तो ये क्या है कि ये हमारे पास 1 4 2 1 4 1 4 2 8 5 7, ये रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है। तो ये 22 की वैल्यू है, 22/7 की। और पाई की वैल्यू कितनी है, 1.425 देखिए ये तो हमारे पास पाई की वैल्यू, अगर 22 ये पाई की वैल्यू और ये 22/7 की और पाई की वैल्यू को अगर मैं देखूंगा तो 3.14159265, ये आपको याद नहीं करना है। सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको याद नहीं करना है, केवल आपको कंपैरिजन को दिखाने के लिए ये मैंने लिखी हुई है। 1.41431356337, और यहां देखेंगे √3 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1.0580, और ये 75, और ये आगे भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ ये खत्म हो गई है, ये आगे भी। कुल मिलाकर ये जो पाई बराबर 22/7 हम पढ़ते आ रहे हैं, वो ऐसा बराबर नहीं होता है, ऐसा बराबर नहीं होता है। जो पाई की जो लगभग वैल्यू है वो 22/7 के बराबर होती है। आपने कहा क्या भैया, आप देख रहे हैं कि जो पाई की वैल्यू है और ये 22/7 की वैल्यू है, वो दशमलव के 2 स्थानों तक एक जैसी है। एक दशमलव, देखिए ये कितना है 3.14, और ये भी 3.14। तो पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू दशमलव के 2 स्थानों तक एक जैसी है, और उसके बाद अलग अलग है। ये 2 8 5 7 है, और ये 1 5 9 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पाई है, वो पाई कैसा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पाई में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये क्या है, अशांत और अनावर्ती, यानी ये तो ना कभी शांत होता है और ना ही कभी रिपीट करता है। चाहे इसकी कितने भी स्थानों तक वैल्यू निकालें, पाई ना तो कभी शांत होगा और ना ही कभी ये आएगा, ना ही तो ये कभी शांत होगा और ना ही इसमें रिपीटेशन होगा। जो पाई की जो वैल्यू होती है वो लगभग किसके बराबर होती है, तो 1/7 से बड़ा होता है पाई, और ये इसके बराबर होती है 3 सही 1/8, इनके बीच में पाई दोलन करता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गई। ठीक है, ये बातें हो गई हमारी, ये बातें हो गई हमारी कि इसमें क्या है कि ये जो डेसिमल्स हैं उनके बारे में हमने जान लिया। देखिए इन पे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप कहेंगे बार बार सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, कब बताएंगे। तो देखिए पहले मैं एक बार चीजों को क्लियर कर लेता हूं। पहले आपको ये चीजें सारी की सारी चीजें एक बार पढ़ा लें, क्योंकि ये क्लास आपको कई बार देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो जब भी आपको लगे आप क्लास को देख लेंगे, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास दशमलव। तो दशमलव हमने देख लिया कि दशमलव हमारे पास ये 2 तरह का था। पहले ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हमने 2 भागों में बांट दिया था। एक तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी संख्याएं हैं वो इस तरह की हैं। और इन संख्याओं के बारे में, ये प्योर रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन हो, उनको प्योर रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। बार पर विजिट हम पूरी एक क्लास पढ़ेंगे, जिनमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 क्लास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें एक दिन में नहीं बताई जा सकती। पहले हम क्या है कि बेसिक चीजें तैयार कर लें। इसके बाद मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी ऐसी डेसिमल, यानी दशमलव के तुरंत बाद जहां रिपीटेशन स्टार्ट ना हो, उसको कहते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो इनके बारे में हमने जान लिया, आगे चलते हैं इसके आगे। देखिए, इसमें भी एक दो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 123 लिखा हुआ है। अगर 123 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इकाई का अंक है। ये क्या है, इकाई का अंक यानी वंश। और इसको हम क्या कहते हैं, टेंस। बेटा पंखा है, कुछ तो चला दे, कुछ तो चला दे। ये वंश, टेंस, और ये क्या होता है, हंड्रेड्स। यानी ये क्या हो गया, इकाई, ये दहाई, और ये सैकड़ा, ठीक है ना। इकाई, दहाई, और ये क्या हो गया, सैकड़ा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास कि अगर ये लिखा हुआ है 123, तो मैंने कहा ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़े का है, यानी वंश, टेंस और ये। लेकिन अगर मैं ये लिख देता 2, 3 और ये लिख दिया 5, ये दशमलव लगा दिया, तो यहां ये हमारा वंश है। वंश यानी क्या, इकाई, ये क्या है, इकाई का अंक। लेकिन अगर पीछे जाएं, अगर पीछे जाएंगे तो इसको कहते हैं दसवां। ये कौन सा भाग है, ये दसवां। ये हमारे पास है कौन सा, दसवां, दसवां भाग है ये 100वां है, और ये क्या है, हजारवां। यानी इसको कहते हैं हम यानी टेंस, हंड्रेड, और ये थाउजेंड्स, ठीक है ना। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कभी अगर हमारे पास ये संख्या आती है कि अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 1.57 लिखा हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका है एक, और ये 5/10वां भाग है, और ये 7/100वां भाग है। ऐसे लिखेंगे। इस पे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है 1.125, तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि ये इसको लिख दें हम कितना, 1/10, इसको लिख दें 2/100, और इसको लिख दें 5/1000, ठीक है ना। क्योंकि ये दसवां है, ये 100वां है, और ये हजारवां है, ठीक है ना। आपने कहा इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीजें मेरा काम है बताना, क्योंकि सारी चीजें आपके काम की हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा, ये लिखा हुआ था हमारे पास 65 पॉइंट कितना, 02, और ये 3 लिखा हुआ है। तो ये जो है इसको तो क्या कहेंगे, ये तो है, इसको तो मैंने क्या कह दिया, डेसिमल पॉइंट है। यानी ये तो लिखा हुआ है क्या है, ये तो हो गया डेसिमल पॉइंट। ये क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट। और ये जो भाग है इसको हम कहते हैं होल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, होल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट। और ये जो बाद का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है इंटीजर पार्ट, और ये हमारा कैसा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, और ये दशमलव है, ठीक है ना। तो जहां दशमलव होता है उसके अगर इधर जाएंगे तो पहला दसवां, फिर ये 100वां, और ये हजारवां, यानी हर एक स्थान पर 10-10 का भाग होता जाता है, ठीक है ना। इधर जाएंगे तो हर एक भाग में 10-10 का मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, रेशनल नंबर्स के बारे में बात करें कि रेशनल नंबर क्या है। तो अब हम रेशनल नंबर के बारे में जान लें कि रेशनल नंबर क्या है, ठीक है ना। अब हम देखें कि रेशनल नंबर क्या है।
ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए इसकी प्रॉपर्टी और थी कहीं, एक मिनट रुक जाएं जरा, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रेशनल नंबर्स, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको याद हो शुरुआत की बातें, तो मैंने क्या किया था कि यहां जो रियल नंबर्स थे, ये जो हमारे पास रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स थे, जो रियल नंबर्स थे वास्तविक संख्याएं थी। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, ये जो वास्तविक संख्याएं थी, वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांट दिया था। एक तो हमारे पास था रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का मतलब होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। और ये कहा था अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको कहा था अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। इनको कहा था रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। आपने कहा कि ये जो हमारे पास इरेशनल थे, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपने कहा इरेशनल में से ही होल निकले थे। अगर आपको कल की क्लास आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि इरेशनल को मैंने किस भागों में बांटा था, दो में, एक तो फ्रैक्शन और एक इंटीजर। फिर इंटीजर को आपने कितने भागों में बांटा था, दो भागों में, एक तो होल नंबर्स और एक क्या था, तो होल नंबर्स और कहा था नेगेटिव इंटीजर। फिर आपने होल नंबर्स को दो भागों में बांटा था, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स को ही मैंने कहा था नेचुरल नंबर। तो जो हमारे ये जो नंबर हैं, अगर मैं इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करूं, तो आपने कहा ये हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास दो है, ये तीन है, और ये क्या है, चार है, और ये आगे इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये अगर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये -4 है, और ये इनफाइनाइट तक चले गए माइनस में, ठीक है ना। ये माइनस में इनफाइनाइट तक चले गए, तो आपने कहा कि इसमें से ही सारे के सारे होल नंबर हैं, इसमें से ही सारे के सारे क्या हैं, हमारे इंटीजर हैं, इसी में से हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर हैं, सब कुछ इसी में से फ्रैक्शन है। तो आप देखेंगे कि जो नेचुरल, जो ये जो हमारे पास परमेय संख्याएं हैं, तो परमेय संख्या ये तो आपको दिख रही है, वो है ही परमेय संख्या में। आप देखेंगे कि एक दो तीन चार तो आपको दिख ही रहे हैं। अब आप इसके और इसके बीच में देखेंगे तो इसके और इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं परमेय संख्याओं के बारे में बता दूं कि परमेय संख्या क्या है। तो आपने कहा कि ये परमेय संख्याएं, आप जान लें परमेय संख्या के बारे में मैंने कहा था कि ये जो रेशनल है, आप एक बार इसको अच्छे से जानें कि रेशनल है, ये परमेय है। परमेय मैंने यहां लिख दिया हिंदी में, ठीक है ना, ये लिख दिया। तो इसके मैंने दो टुकड़े किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो क्या किया था, एक तो फ्रैक्शन किया था, फ्रैक्शंस हो गए, और ये क्या किया था, इंटीजर्स हो गए, हाँ या ना, इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स का मतलब बताया था पूर्णांक, इंटीजर्स का मतलब क्या बताया था, पूर्णांक, ठीक है ना। इंटीजर्स का मतलब बताया था पूर्णांक।
और पूर्णांक फिर आपने दो भागों में बांटे थे, एक तो मैंने कह दिया था होल नंबर और एक कह दिया था नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहा था? नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स, हाँ या ना? ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, इनको फिर मैंने जोड़ दिया था, एक तो हो गया जीरो, एक तो जीरो हो गया था, और एक क्या बताया था आपको? तो ये बताया था पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही मैंने कहा था धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। इनको कहा था धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब बताया था नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर के अंदर फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी है, पूर्णांक वैल्यू भी है, जीरो भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव वैल्यू भी है, और ये हमारे पास ये सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको संख्या रेखा पर देखूं, नंबर लाइन पे देखूं, नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं कि नंबर लाइन पे क्या देखें, हमें रेशनल नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे देखेंगे, रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पे देखेंगे, तो आपने यहां देखा कि ये लिखा हुआ हमारे पास जीरो, और ये लिखा हुआ है +1, और ये आगे भी संख्या है, और ये लिखा हुआ है -1। तो आप देखेंगे कि ये जीरो है और ये 1 है। इसको और गौर से देखेंगे, अगर आप इसको और गौर से देखें, ये जीरो है, ये 1 है, तो आपको इसमें ये यहां इसमें मान लीजिए 10 टुकड़े कर दिए मैंने, ये हो गया हमारे पास कितना? अगर आप इसको गौर से देखेंगे इसमें, तो इसमें सारे के सारे देखिए, इसमें ये पूर्णांक हो गए, इसमें सारे के सारे फ्रैक्शन भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी यहां मैंने कह दिया कि ये 0/10, तो 10/1 यानी 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, ठीक है ना, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, और दशमलव क्या है? 1 है। यानी 10/10 यानी कितना है? ये 1 है, ठीक है ना। और अगर इसको गौर से देखें कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है, ये हमारे पास जीरो है, और ये हमारे पास 1 है। चाहे आप इधर भी ले सकते हैं। आपने कहा कि इसमें ये 6.5 होगा, हाँ होगा। इसको क्या करो, आप इसको 100 भागों में तोड़ दो। इसको कितने भागों में तोड़ दो? आप 100 भागों में। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आपसे कहा है कि 0 और 1 से, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, संख्याएं होंगी। तो भैया आप देखेंगे तो 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 है, ये हमारे पास 0 है और ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कितना है, तो इसके बीच में 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.4 भी होगा, 1.5 भी होगा, और 1.6 भी होगा, 1.7 भी होगा, 0.8 भी होगा, 0.9 भी होगा, और ये आ गया 1, ठीक है ना। 10 हो सकती हैं। एक बच्चा कहता है कि नहीं और भी ज्यादा हो सकती हैं, तो आपने कहा ये 0 ले लिया और ये क्या ले लिया? 1। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये 0.01 भी हो सकता है, 0.02 भी हो सकता है, 0.03 भी हो सकता है, 0.04 भी हो सकता है। यानी अगर मैंने एक और यानी 0 और 1 को 10 भागों में तोड़ दिया तो 10 संख्याएं मिल जाएंगी। अगर इसको 100 टुकड़े कर दिए तो इसके बीच में, दोनों के बीच में 100 संख्याएं मिल जाएंगी डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल परिमेय संख्याओं का हिस्सा है, ठीक है ना, परिमेय संख्याओं का हिस्सा है, ठीक है ना। आपने कहा अगर मैं इसमें 1000 टुकड़े कर दूं, 1 और 0 के बीच के 1000 टुकड़े कर दूं, तो इसमें क्या है कि 1000 संख्याएं मिल जाएंगी। कुल मिलाकर यह है कि अगर मैं 0 और 1 के बीच में देखूं तो हमें क्या है कि अनंत संख्याएं मिलेंगी। यानी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट नंबर्स बैठे हुए, किन्हीं भी दो, यानी एनी टू रैशनल नंबर्स, इन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, यानी अनंत संख्याएं होती हैं। 0 यानी किसी भी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। आपको कहा है कि 0 1 के बीच में, आपने कहा 0 और -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में कितनी होंगी? तो आपने कहा
अनंत संख्याएं होंगी। आपने कहा मैं तो 0.2 और 0.3 के बीच में संख्या बता दो कि 0.3 और 0.2 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो आपने कहा 0.3 और 0.2 के बीच में कितनी संख्या होंगी, यहां से इसको हटाया तो ये 10 आ गया, यहां से इसको हटाया, देखिए 0.2 और 0.3, 0.2 और 0.3 के बीच में आपको संख्याएं पूछे कितनी होंगी। तो इसको कह सकते हैं 2/10 और इसको कह सकते हैं 3/10। हाँ या ना? यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास कितना है, तो ये 20/4 है। और ये हमारे पास कितना है, तो 20 बटे कितना है, 6 है। तो अब 4 और 6 के बीच में एक संख्या 5/20 होगी। हाँ या ना? आपने कहा कि नहीं हमें तो एक से ज्यादा संख्या चाहिए, तो एक से ज्यादा संख्या चाहिए तो आपने कहा 2/10 आया था, और कितना आया था, ये आया था। अब आपने कहा ऊपर नीचे मैंने 10 का ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 20/100। और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30/100। तो 20 और 30 के बीच में कितनी, तो आपने कहा 21/100, 22/100, 23/100, 24/100, 25/100, यानी 29/100। आपने कहा और मल्टीप्लाई कर दो, मैं तो ये 2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 हो जाएगा, ये 3 से 100 से कर दिया तो ये 300 हो जाएगा। तो यहां से कितनी आ जाएंगी, तो यहां से 101 से लेके कहां तक की, 101 से लेके 201 से लेके और कहां तक, 299 तक, यानी इतनी संख्याएं इनके बीच में आ जाएंगी। यानी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना? किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि ये हो गया हमारे पास। आपने कहा अगर ऐसे ही आपसे पूछ ले कि आपसे कहा है 2 और 2,3 के बीच, 2 और 3 के बीच एक परमेय संख्या बताओ, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या बताओ, एक परमेय संख्या बताओ, संख्या बता दो आप, केवल एक बता दो। तो अगर एक पूछे तो आप सामान्यतः क्या करो कि एक संख्या रेशनल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 और 3 के बीच अगर कोई एक रेशनल नंबर आपसे पूछता है तो कुछ नहीं करो, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। अगर कोई कहता है x, y के बीच, x, y के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, तो हमें क्या करना है, परिमेय संख्या क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई और अपॉन 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, सामान्यतः ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो सकता है, और वैसे क्या है, अनंत हो सकती हैं, तो ठीक है। अब हमने कहा कि ये तो हमारे पास हो गई। आपने कहा कि सारी की सारी जो देखिए रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का मतलब क्या बताया था कि जिसे P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा सके। रेशनल नंबर का मतलब होता है अ नंबर दैट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, यानी ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर, जहां, जहां क्या है ये P क्या है, P कॉमा क्यू आर इंटीजर्स, वेयर P एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। यानी आपसे कहा है परमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं क्या होगी, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और P और Q कैसे होंगे, इंटीजर, और ये जो हमारे पास Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपने कहा, मैं कहूं ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, सही है। यानी क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं रेशनल होती हैं। आपने कहा कैसे होती हैं, जैसे मैंने कहा हमारे पास दो रेशनल नंबर, ये है 2/1 बराबर क्या होता है 2, तो ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, तो वैसे ये 2 है हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
अगर मैंने कहा ये 10 लिखा हुआ है तो ये 10 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 10/1। तो आप कह सकते हैं कि ये सारी की सारी नेचुरल नंबर हैं वो कैसी हैं, सारी की सारी नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हैं। दूसरा इसमें मैं क्या कह सकता हूं, दूसरा कह सकता हूं ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, आर रैशनल। आपने कहा कैसे, तो होल नंबर्स में क्या है, ये 0 है, 0/1 क्या आएगा, 0। तो अगर 0 है तो होल नंबर है, लेकिन 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यानी होल नंबर को भी रैशनल कह सकते हैं। अगर मैंने कहा 2 तो 2/1, तो 2 भी एक होल नंबर है। फिर मैंने कहा 3/1 तो 3, तो ये भी क्या है, तो सारे के सारे होल नंबर्स हैं वो कैसे हैं, तो सारे के सारे होल नंबर्स हैं वो भी हमारे रैशनल हैं। अब मैंने आपसे कहा है कि इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, पूर्णांक, इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो आपने कहा पूर्णांकों के बारे में आपने क्या कहा था, तो ये मान लीजिए -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये आगे भी चलेंगे। तो भैया आप देखेंगे कि आपने कहा -3 को लिखा जा सकता है -3/1, यानी इसको P/Q के फॉर्म में बदल दिया। अगर मान लीजिए -1 लिखा हुआ है तो -1 को भी लिखा जा सकता है -1/1, तो ये भी P/Q का फॉर्म हो गया। अगर मैंने कहा ये लिखा हुआ है 3, तो इसको भी लिखा जा सकता है 3/1, तो ये भी क्या हो गया, यानी सारे नेचुरल नंबर को रैशनल कह सकते हैं, सभी के सभी होल नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं, और सभी के सभी हम क्या है कि इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आ रहा था, तो इंटीजर्स के अंदर जो जो आ रहा होगा उनको कह सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं वो हमारे रैशनल नंबर में आ जाएंगे, सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो कहां आ जाएंगे, रैशनल में आ जाएंगे, केवल किनको छोड़ के, केवल उनको छोड़ के जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है उनको छोड़ के। ठीक है ना। अब अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गई। ठीक है, अब जो हमारे पास रह गया वो क्या रह गया है, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, यानी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी द नंबर which cannot be represent as the form of P/Q, यानी जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर्स। या दूसरे शब्दों में इसको कहें कि ऐसे इरेशनल नंबर का मतलब ऐसे डेसिमल, यानी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। यानी हम कहें कि ऐसे दशमलव जो ना तो शांत होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, ऐसे दशमलव जो ना तो शांत होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जो हमारे पास मैंने आपको बताया था अभी कि ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास दशमलव हैं, थोड़ी देर पहले ये जो मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। ये कैसी हैं, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, तो अपरिमेय संख्याओं में दशमलव कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अपरिमेय संख्याएं, इन रैशनल नंबर्स, इन रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, इन रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये है।
तो आपने कहा कि ये हो गया हमारे पास, इरेशनल भी हो गया और रैशनल भी हो गया। आज कल मैं आपको रियल नंबर बता के और फिर हम कल केवल और केवल क्वेश्चन ही करेंगे, कल केवल और केवल क्वेश्चन करेंगे। ये सारी चीजें आप अच्छे से ये आप रिवाइज कर लेना, यूट्यूब पे बार बार देख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे ठीक शाम को 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, कोरोना से बचे रहें। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।